हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम अपने कक्षा 11 के अर्थशास्त्र का अध्याय 5 मानव पूंजी निर्माण का भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, मानव पूंजी क्या है, इसे हम समझेंगे इस अध्याय में। किसी भी देश को अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मानव पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव पूंजी के द्वारा ही वह देश में उपलब्ध प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का विदोहन कर सकता है। इसलिए किसी भी देश को अपने विकास के लिए मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम मानव पूंजी का अर्थ समझेंगे। इसके बाद मानव पूंजी के विभिन्न स्रोत क्या हैं, हम इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद मानव पूंजी एवं भौतिक पूंजी में क्या अंतर है, इसका भी अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि के संबंध पर भी हम चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं मानव पूंजी है क्या। जैसा कि मैंने अभी कहा कि किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरह के विकास के लिए मानव पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मानव पूंजी है क्या, मानव पूंजी का अर्थ क्या है। बच्चों, मानव पूंजी से आशय किसी भी देश में पाए जाने वाले मानव संसाधन के कौशल एवं योग्यता के भंडार से है। अर्थात उस देश का मानव कितना कुशल है, कितना योग्य है। जनसंख्या प्रत्येक देश में होती है और जनसंख्या एक मानवीय संसाधन होती है। अगर यह संसाधन कुशल है और योग्य है तो यह संसाधन मानव पूंजी कहलाती है। तो बच्चों, हम देखें, जब मानव संसाधन को शिक्षा एवं अन्य कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा डॉक्टर, इंजीनियर आदि में परिवर्तित कर दिया जाता है तो हम इसे मानव पूंजी कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया। प्रत्येक देश में जनसंख्या होती है जिसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। जब इस जनसंख्या को योग्य बना दिया जाए, कुशल बना दिया जाए विभिन्न तरह की शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से, तो यही जनसंख्या मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है। अब बच्चों, प्रश्न यह उठता है कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे हो। जनसंख्या तो प्रत्येक देश में होती है, तो वह जनसंख्या पूंजी के रूप में है या नहीं। तो मानव पूंजी का निर्माण कैसे होगा। जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है। यानी भौतिक पूंजी कैसे बनती है। भूमि है, भूमि हमें प्रकृति ने दी हुई है, उस पर एक कारखाना लगा दिया और हमारे पास भौतिक पूंजी तैयार हो गई। उसी तरह जब देश में जो जनसंख्या है उसे शिक्षित कर दिया जाए, प्रशिक्षित कर दिया जाए, उससे डॉक्टर, इंजीनियर आदि बना दिए जाएं, तो मानवीय पूंजी का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों, अब डॉक्टर और इंजीनियर बनाने हैं, हमें अधिवक्ता बनाने हैं, वैज्ञानिक बनाने हैं, तो इन्हें प्रशिक्षित करना होगा। तो इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए हमें शिक्षकों की आवश्यकता है, प्रोफेसर्स की आवश्यकता है, इन्हें तकनीकी शिक्षण देने वाले अध्यापकों की आवश्यकता है। तो बच्चों, जनसंख्या को प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। तो देश को ऐसे शिक्षक, अध्यापक, प्रोफेसर और प्रशिक्षक चाहिए जो देश की जनता को योग्य और कुशल बना सके। इसके लिए मानव में निवेश करना होगा, मानव की शिक्षा में निवेश करना होगा ताकि मानव पूंजी का निर्माण हो सके। तो यहाँ पर बच्चों एक बात समझ में आई कि मानव पूंजी के निर्माण के लिए शिक्षा में निवेश करना होगा, स्वास्थ्य में निवेश करना होगा, या हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न तरह के निवेश करने होंगे जिससे मानव पूंजी का निर्माण हो सके। बच्चों, हम यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में हम दो किसान देख रहे हैं, एक किसान ये है और एक किसान ये है। इन दोनों की फसल देखिए। इस किसान की फसल की उपज बहुत कम है और इस किसान की फसल की उपज बहुत अधिक है। दोनों की फसल की जो उपज है, जो उत्पादन है, उन दोनों में अंतर है। तो समान भूमि की मात्रा होने पर भी एक की उपज दूसरे से ज़्यादा कैसे है। उसका जवाब है
मनुष्य की योग्यता का अंतर या मनुष्य की कुशलता का अंतर। यदि एक किसान दूसरे किसान से तकनीकी रूप से अधिक योग्य है, वह शिक्षित है, उसे विभिन्न तकनीकी की जानकारी है, विभिन्न बीज की जानकारी है, सिंचाई कैसे करनी है आदि कृषि संबंधी विभिन्न तकनीकी की जानकारी है, तो वह किसान दूसरे किसान की अपेक्षा अधिक उत्पादन कर सकता है उसी भूमि की समान मात्रा पर। तो बच्चों समझ में आया, अगर देश में हमें उत्पादन बढ़ाना है, आर्थिक विकास बढ़ाना है, तो देश की जनसंख्या को शिक्षित करना होगा, तकनीकी रूप से हमें विकसित करना होगा। तो बच्चों इस चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा है कि एक शिक्षित, कुशल और योग्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जो कि शिक्षित नहीं है, योग्य नहीं है, जिसमें कोई भी कुशलता नहीं है, उसकी तुलना में उत्पादन अधिक कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें मानव पूंजी का एक महत्व भी समझ में आ रहा है कि मानव पूंजी किसी भी देश के विकास के लिए कितनी आवश्यक होती है। बच्चों अब हम देखेंगे मानव पूंजी के स्रोत क्या है, किन चीज़ों पर हम निवेश करें जिससे मानव पूंजी का निर्माण हो। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मानव पूंजी का निर्माण करने के लिए निवेश की आवश्यकता है। तो बच्चों सबसे पहले मानव पूंजी पर निर्माण के लिए शिक्षा पर निवेश की आवश्यकता है। शिक्षा पर जितना अधिक निवेश किया जाएगा मानव पूंजी का निर्माण होगा। शिक्षा पर निवेश हर स्तर पर आवश्यक है, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा हो। जब लोग शिक्षित होंगे तभी वह बेहतर कार्य कर पाएंगे। कभी भी एक अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति की तुलना में अच्छा कार्य नहीं कर सकता। जो भी आविष्कार हैं, जो भी नव प्रवर्तन हैं, वे प्रायः शिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो बच्चों अगर हमें मानव पूंजी का निर्माण करना है तो शिक्षा पर निवेश करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं स्वास्थ्य पर निवेश। मानव पूंजी के निर्माण में स्वास्थ्य पर निवेश करना भी बहुत आवश्यक है। यदि लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो कार्य करने की गुणवत्ता या कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अधिक कार्य कर सकता है और अच्छा कार्य भी कर सकता है। तो मानव पूंजी के निर्माण के लिए स्वास्थ्य पर भी निवेश करना होगा। स्वास्थ्य पर निवेश हमें कहाँ करना होगा, जैसे बीमारियां ना फैलें, जो बीमारियां हैं उनके टीकाकरण करने होंगे। जो समाज का जो वर्ग इन्हें पैसे खर्च करके इन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कर सकता है, उन्हें सरकार को स्वास्थ्य संबंधी ऐसी सुविधाएं पहुंचानी होंगी, जैसे निःशुल्क टीकाकरण हो गया। अगर कोई महामारी फैली हुई है, कोई बीमारी फैली हुई है तो उसके रोकथाम के उपाय। यहाँ पे बच्चों स्वच्छ पानी और स्वच्छ वातावरण भी आ जाता है, क्योंकि अगर पानी साफ़ नहीं होगा, वातावरण साफ़ नहीं होगा तो लोग अस्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर समाज का और सरकार का एक कर्तव्य और भी होता है कि देश को, एक समाज को स्वच्छ पानी मिले और स्वच्छ वातावरण मिले। अगर प्रदूषित वातावरण मिलेगा, प्रदूषित हवा मिलेगी, प्रदूषित पानी मिलेगा तो भी स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए हमने देखा है कि सरकार पानी की स्वच्छता पर भी बहुत सारा निवेश करती है। बच्चों आपने सुना होगा कभी गंगा जल की सफाई हो गई या यमुना की सफाई हो गई। इसका उद्देश्य यही होता है कि पानी साफ़ रहे, पानी में किसी तरह के केमिकल की मिलावट ना हो जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो। और जहाँ पर हवा में प्रदूषण है सरकार उनके भी रोकथाम के उपाय करती है। इसके बाद बच्चों देखते हैं कि कार्य प्रशिक्षण पर निवेश की भी आवश्यकता है। जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें कार्य में और कुशल बनाने के लिए उन्हें अपने कार्यस्थल पर या कार्यस्थल से कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जब उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिल जाएगा तो जो उत्पादन क्षमता है वह पहले से अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने कार्य से संबंधित नई तकनीकी का ज्ञान हो जाएगा, उससे संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। उत्पादन कैसे करना है, नई तकनीकी क्या है। जैसे हम देखते हैं कि पहले के लोग जब कार्य करते थे तो कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर पाते थे, सारा काम हाथ से लिखकर होता था। लेकिन धीमे धीमे कंप्यूटर आया और लोगों को उसका ज्ञान दिया गया तो वो सारे काम अब कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से किए जाने लगे हैं। तो जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वह पहले से अधिक अच्छा कार्य कर पाए। सूचना एवं संचार पर व्यय।
बच्चों आज के टाइम में नई नई तकनीक आ रही है, नई नई जानकारी आ रही है। तो ये जानकारी लोगों को कहाँ से मिलती है? सूचना एवं संचार के माध्यम से। तो सूचना एवं संचार पर भी व्यय करना होगा, इनका और अधिक विकास करना होगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक प्रत्येक लाभदायक सूचना पहुँचे, उसे उस चीज़ की जानकारी हो पाए। जैसे गाँव में किसान हैं, कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आती हैं, बहुत सारी तकनीकी संबंधित जानकारी आती है। यदि उन किसानों तक सभी जानकारी पहुँचेगी तो लोग कृषि उत्पादन बहुत अच्छा कर पाएंगे। गाँव में भी कुटीर उद्योग, छोटे छोटे हथकरघा उद्योग चलाए जाते हैं। अगर उन्हें भी सरकार कौन सी योजनाओं का लाभ दे रही है, उन्हें क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, क्या नई तकनीकी आई हुई है, इन सभी की जानकारी होगी तो लोग पहले से अधिक उत्पादन कर पाएंगे। तो बच्चों, सूचना एवं संचार पर निवेश करना भी आवश्यक है। प्रवसन पर निवेश। प्रवसन क्या होता है? जब व्यक्ति कार्य करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे गांव से शहर की ओर जाना, गांव में काम नहीं मिलता है तो लोग शहरों में काम की तलाश में जाते हैं। और बड़े शहरों से विदेशों में जाना, जो बहुत शिक्षित लोग हैं, बहुत योग्य लोग हैं, वो विदेशों में जाकर कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि जब व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ उसकी रहने की लागतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसकी संस्कृति, रहन सहन सभी में अंतर होता है। दूसरी जगह उसे रहने के खर्च अधिक करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वह रहता है क्योंकि उसे आय कहीं ज़्यादा प्राप्त हो रही है। उससे जो लागतें हो रही हैं, जो उसे सांस्कृतिक भिन्नता या उसे नए लोगों के बीच रहना पड़ता है, नए लोगों के बीच काम करना पड़ता है, जो इसकी एक सामाजिक लागत भी होती है, उसकी तुलना में उसे आय अधिक प्राप्त होती है, इसलिए वह कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि मानव पूंजी निर्माण के लिए प्रवसन पर भी निवेश करना आवश्यक है ताकि लोग आसानी से निवास कर सकें। तो बच्चों, हमें यहाँ पे समझ में आया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य प्रशिक्षण, सूचना एवं संचार और प्रवसन पर निवेश के माध्यम से मानव पूंजी का और अधिक निर्माण किया जा सकता है, या ये सभी मानव पूंजी के प्रमुख स्रोत हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। तो मानव पूंजी और भौतिक पूंजी क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। मानव पूंजी तो बच्चों हम पढ़ ही चुके हैं, फिर देखते हैं मानव पूंजी का जो निर्माण है वो शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा होता है। जब व्यक्ति को शिक्षित किया जाएगा और उसे विभिन्न तकनीकी की ट्रेनिंग दी जाएगी तो मानव पूंजी का निर्माण होगा। वहीं भौतिक पूंजी का निर्माण कैसे होता है? भौतिक पूंजी का निर्माण मानव पूंजी के परिणाम स्वरूप होता है। तो भौतिक पूंजी है जो हमारे उद्योग हैं, कारखाने हैं, कंपनी है, सड़क है, परिवहन है, ये सब क्या है? भौतिक पूंजी है। तो इन भौतिक पूंजी का निर्माण कौन करता है? मनुष्य करता है। यानी मनुष्य कब करेगा? जब वह पूंजी बन जाएगा, जब उसमें इतनी योग्यता आ जाएगी, इतनी कुशलता आ जाए कि इन चीज़ों का निर्माण कर सके। तो भौतिक पूंजी का निर्माण मानव पूंजी के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम समझेंगे कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है। बच्चों, यहाँ पर हम मानव और भौतिक पूंजी में अंतर देख रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर मानवीय पूंजी है और दूसरी तरफ भौतिक पूंजी है। मानव पूंजी सक्रिय अवस्था में होती है। मानव पूंजी सक्रिय अवस्था में होती है क्योंकि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उनके अभिभावक तथा समाज ही करते हैं और यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो मानव पूंजी कैसी है? सक्रिय अवस्था में। व्यक्ति सोचता है कि उसे अपने बच्चों के लिए कैसे निर्णय लेना है, उसे कौन सी शिक्षा देना है, कौन सा प्रशिक्षण देना है, या व्यक्ति स्वयं अपने लिए उसे कौन सा प्रशिक्षण लेना है, तो वह विचार करता है। तो मानव पूंजी विचार के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो ये एक सक्रिय अवस्था है और यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। वहीं दूसरी ओर भौतिक पूंजी किसी वस्तु की भांति दृश्य होती है, जो हमें दिखाई देती है, जबकि मानव पूंजी योग्यता का निर्माण करती है तो हमें दिखाई तो नहीं देती है। तो भौतिक पूंजी किसी वस्तु की भांति दृश्य होती है। जैसे एक कारखाना खड़ा हुआ है, वह भौतिक पूंजी है और वो हमें दिखाई दे रहा है।
इसलिए यह एक निष्क्रिय अवस्था है। भौतिक पूंजी अपने आप कार्य नहीं करती, भौतिक पूंजी का निर्माण भी अपने आप नहीं होता। भौतिक पूंजी का निर्माण मानवीय पूंजी द्वारा किया जाता है, इसलिए भौतिक पूंजी एक निष्क्रिय अवस्था है। वहीं दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, मानव पूंजी चूँकि बौद्धिक क्षमताओं से निर्मित होती है, इसलिए मानव पूंजी को उसके स्वामी से पृथक नहीं किया जा सकता। मानव पूंजी क्या है? एक बौद्धिक क्षमता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर जितनी बौद्धिक क्षमता है या जितना उसने अपने आप को प्रशिक्षित कर लिया है या ज्ञान ले लिया है, तो वह बौद्धिक क्षमता उसे प्राप्त हो गई है। उसकी बौद्धिक क्षमता को व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। जबकि भौतिक पूंजी तथा उसके स्वामित्व पृथक पृथक होते हैं। एक कारखाना है जो कि भौतिक पूंजी है, उसका मालिक कोई दूसरा है, ये दोनों अलग हैं। तीसरा बिंदु देखते हैं, मानवीय पूंजी का प्रवाह निर्बाध नहीं है। इसके मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की ऊंची बाधाएं आती हैं। जब मानवीय पूंजी का प्रवाह होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो इसके मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की बाधाएं आती हैं। मान लीजिए हमें किसी चीज़ का ज्ञान अमेरिका से लेना है, तो इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होंगी, कुछ मार्ग में बाधाएं भी आएंगी। प्रवाह तो होता है लेकिन मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं। वहीं हम भौतिक पूंजी की बात करें तो कृत्रिम अपवादों को छोड़कर भौतिक पूंजी का संपूर्ण विश्व में निर्बाध आवागमन चलता रहता है। भौतिक पूंजी एक देश से दूसरे देश में जाती रहती है, आयात और निर्यात के माध्यम से भी जाती है। तो बच्चों समझ में आया कि मानव पूंजी का प्रवाह में कुछ बाधाएं आती हैं, जबकि भौतिक पूंजी निर्बाधित होती है। बच्चों अब हम इसका अगला बिंदु देखते हैं। मानव पूंजी में किसी भी प्रकार से प्रौद्योगिकी परिवर्तन की क्षमता होती है, अर्थात शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार निवेश बढ़ाकर मानव पूंजी को प्रौद्योगिकी परिवर्तन का सामना करने योग्य बना दिया जाता है। बच्चों मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छे स्वास्थ्य उसे मिले, तो परिणाम क्या होता है? वह इस योग्य बन जाता है कि किसी भी नई तकनीकी को सीख सकता है। और जबकि भौतिक पूंजी को जब किसी नई तकनीकी का, नई प्रौद्योगिकी का सामना करना पड़ता है, तो परिणाम क्या होता है कि जो भौतिक पूंजी है वह पुरानी घोषित कर दी जाती है। जैसे बच्चों आप फ़ोन में देखिए, पहले 2G फ़ोन थे, आज हम 4G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो 2G फ़ोन क्या हो गए? पुराने हो गए। जैसे ही कोई नई तकनीकी आई तो भौतिक पूंजी जो पुरानी भौतिक पूंजी है उसे पुरानी घोषित कर दिया जाता है और नई तकनीकी को अपनाया जाता है। लेकिन मनुष्य के साथ क्या होता है? मनुष्य पुराना घोषित नहीं होता, बल्कि जब वह किसी नई तकनीकी के ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह और अधिक योग्य हो जाता है। इसका पांचवा बिंदु देखते हैं। मानव पूंजी से केवल स्वामी को ही नहीं बल्कि समाज को भी लाभान्वित होता है। बच्चों मानव पूंजी से सिर्फ वह व्यक्ति ही लाभान्वित नहीं होता जिसे ज्ञान है, बल्कि वह अपने ज्ञान से पूरे समाज को भी लाभान्वित करता है। इसकी लोकतंत्र में स्पष्ट भूमिका है एवं सामाजिक हित लाभों का भी सृजन होता है। वहीं हम भौतिक पूंजी की बात करें तो भौतिक पूंजी निजी लाभ को जन्म देती है। कोई व्यक्ति कोई कारखाना क्यों डालता है, कोई व्यवसाय क्यों करता है? क्योंकि उसे स्वयं का लाभ चाहिए। तो भौतिक पूंजी निज लाभ को जन्म देती है। पूंजीगत पदार्थों के लाभ उन्हीं को मिल पाते हैं जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत चुकाते हैं। जो उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत चुकाएंगे उन्हें लाभ मिलेगा। जबकि एक शिक्षित समाज में जितने लोग शिक्षित होंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, उसका लाभ पूरे समाज को प्राप्त होता है। तो बच्चों आपको समझ में आया मानव पूंजी क्या है, भौतिक पूंजी क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। बच्चों अब हम मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि के संबंध का अध्ययन करेंगे कि मानव पूंजी किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करती है। बच्चों जब किसी देश की अधिकांश जनसंख्या शिक्षित होगी, योग्य होगी, अर्थात ये कह सकते हैं जिस देश में मानव पूंजी अधिक होगी उस देश का आर्थिक विकास स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होगा। बच्चों आर्थिक समृद्धि का अर्थ है देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि एक शिक्षित एवं स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। एक शिक्षित एवं स्वस्थ व्यक्ति के माध्यम से ही देश का आर्थिक विकास अधिक हो सकता है।
मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि के संबंध को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। इन निम्न बिंदुओं से हम समझेंगे कि आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी का योगदान क्या है। सबसे पहला, उत्पादकता एवं कुशलता में वृद्धि। एक योग्य मनुष्य, एक कुशल व्यक्ति या एक शिक्षित व्यक्ति ही उत्पादन में वृद्धि कर सकता है और उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है। जब अधिकांश लोगों को अधिक से अधिक तकनीकी जानकारी होगी, उत्पादन से संबंधी और व्यवसाय से संबंधी जानकारियाँ होंगी, तो उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादन की कुशलता में भी वृद्धि होगी। आर्थिक विकास की तीव्र गति। जिस अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग शिक्षित होंगे, बहुत अधिक मानव पूंजी होगी, उस अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास भी बहुत तेज़ गति से होगा, क्योंकि वहाँ पे नए नए आविष्कार होंगे और जब नए नए आविष्कार होंगे तो अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास भी होगा। औद्योगिकरण का विस्तार। औद्योगिकरण का विस्तार करने के लिए हमें कुशल लोगों की आवश्यकता है, जो नई तकनीकी से परिचित हों, जिन्हें नई तकनीकी का पूरी तरह से ज्ञान हो। तो जब हमें देश का औद्योगिक विस्तार करना होगा तो हमें मानव पूंजी की आवश्यकता है। तो मानव पूंजी के माध्यम से औद्योगिक विस्तार होगा, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा, आय प्राप्त होगी और देश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। लाभप्रद रोजगार। जब लोग शिक्षित होंगे, तकनीकी रूप से शिक्षित होंगे, उन्हें अपने व्यवसाय की जानकारी होगी, तो जिस कार्य को वह करेंगे वह कार्य उनके स्वयं के लिए भी लाभप्रद होगा। बच्चों, एक बिना पढ़ा लिखा श्रमिक है या व्यक्ति है तो वह देखेंगे वह बहुत अच्छा कार्य नहीं कर सकता, उसे बहुत अधिक आय प्राप्त नहीं होती है। वहीं दूसरी जगह कुशल श्रमिक और एक शिक्षित व्यक्ति एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर लेता है और उसे अधिक आय की प्राप्ति होती है। तो मानव पूंजी लाभप्रद रोजगार में भी सहायक है। आर्थिक क्रियाओं का संपादन। विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, जैसे किसी वस्तु की मांग कितनी होगी, किसी वस्तु का उत्पादन कितना होगा आदि जो भी आर्थिक क्रियाएं होंगी, तैयार वस्तु की मार्केटिंग कैसे होगी, बाज़ार में बेचा कैसे जाएगा, आयात निर्यात कैसे होगा, तो बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिन पर अर्थव्यवस्था टिकी हुई होती है, जिन पर उत्पादन टिका हुआ होता है। उनका संपादन भी एक योग्य और कुशल व्यक्ति ही कर सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे समझ में आया कि मानव पूंजी आर्थिक विकास में किस तरह से सहायक है। बच्चों, अब हम मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि के संबंध को कुछ आंकड़ों के द्वारा समझेंगे। मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि के बीच में सकारात्मक संबंध है, दोनों ही एक दूसरे को गति प्रदान करते हैं। अगर किसी देश में मानव पूंजी होगी तो देश समृद्ध होगा, अगर देश समृद्ध होगा तो मानव पूंजी भी अधिक से अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वह भी सकारात्मक रूप में। तो यहाँ पर कुछ आंकड़ों के माध्यम से हम देखेंगे कि जो मानव पूंजी है और विकास दोनों ही सकारात्मक रूप में कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर 1951, 81, 91, 2001 और 2016-17 के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा पुरुष और महिला की, और साक्षरता दर। तो जो प्रति व्यक्ति आय है ये क्या दिखा रहा है? आर्थिक स्तर दिखा रहा है। किसी भी देश का जो आर्थिक स्तर है वह हम प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से देख रहे हैं कि देश कितना आर्थिक समृद्ध है। और जब हम मानव पूंजी की बात करते हैं तो मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर, ये हमें मानव पूंजी के बारे में बता रही है। ये चीज़ें मानव पूंजी के सूचकांक हैं। तो बच्चों, अगर हम इनका संबंध देखें तो जिन वर्षों में मृत्यु दर अधिक रही है, शिशु मृत्यु दर अधिक रही है, जीवन प्रत्याशा कम है और साक्षरता दर कम है, उन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय भी कम है। कहने का तात्पर्य है, जब मानव पूंजी का स्तर निम्न रहा है तो आर्थिक विकास का स्तर भी रहा है। जैसे ही जैसे विकास के साथ मानव पूंजी के स्तर में वृद्धि हुई है तो
तो आर्थिक स्तर में भी वृद्धि हुई है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक स्तर में वृद्धि हुई है, मानव पूंजी में भी वृद्धि हुई है। तो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ हम देखेंगे 1991 में प्रति व्यक्ति आय 7,651 थी। वहीं देखते हैं मृत्यु दर 25.1 है प्रति हजार जनसंख्या में। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 146 है प्रति हजार जनसंख्या में। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखें तो पुरुषों में 37.2 है और महिलाओं की 36.2 जीवन प्रत्याशा है, जो कि बहुत कम है। और साक्षरता का प्रतिशत देखें 1951 में मात्र 16.67 थी। वहीं आगे आने वाले वर्षों में देखें तो इनमें विकास हुआ है। 1981 में प्रति व्यक्ति आय 12,174 हो गई है। अशोधित मृत्यु दर 12.5 हो गई है। और उसमें से अगर शिशु मृत्यु दर देखें तो प्रति हजार में 110 हो गई है। जीवन प्रत्याशा भी पुरुषों की पहले से बढ़कर 54.1 हो गई है और महिलाओं की 54.7 हो गई है। और साक्षरता का स्तर 1981 में 43.7 हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे कि मानव पूंजी में विकास हुआ है तो आर्थिक विकास भी हुआ है। और वही 1951 में देखें तो 51 में प्रति व्यक्ति आय और अधिक बढ़ गई है, 15,748 हो गई है। और मृत्यु दर 9.8 हो गई है। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 80 हो गई है। जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई है। पुरुष की जीवन प्रत्याशा 59.60 और महिला की 60.9 हो गई है। वहीं साक्षरता दर में 52.21% साक्षरता दर हमारी हो गई है, अर्थात साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। 2001 में देखें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 15,000 से हम बढ़ के हम 23,095 पर आ गए हैं। और मृत्यु दर भी पहले की तुलना में कम हुई है, अब 9.1 रह गया है मृत्यु दर का प्रतिशत। और शिशु मृत्यु दर 1,000 में से 63 रह गई है। जीवन प्रत्याशा भी बढ़कर पुरुषों की 63.9 हो गई है और महिलाओं की 66.9 हो गई है। और साक्षरता दर भी बढ़कर हमारी 65% 20 हो गई है। वहीं हम 2016-17 की बात करें तो हमारी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। और 1951 की तुलना में देखें तो यह वृद्धि बहुत अधिक है। हमारी 2016-17 में देश में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 77,659 रुपये हो गई है। और अशोधित मृत्यु दर का प्रतिशत 6.3 रह गया है। और शिशु मृत्यु दर अब हमारी कम होकर 33 रह गई है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखें तो पुरुषों की 67 वर्ष है जीवन प्रत्याशा और महिलाओं की 70 वर्ष। और शिक्षा का स्तर बढ़कर भी 76 हो गया है। तो बच्चों, हमने देखा जैसे जैसे मानव पूंजी में विकास हुआ है, आर्थिक विकास में भी वृद्धि हुई है। या यूँ कहें कि आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है तो मानव पूंजी में भी विकास हुआ है। तो बच्चों, मानव पूंजी और आर्थिक विकास का संबंध आपको इन आंकड़ों के माध्यम से समझ में आ गया हो। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा मानव पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी का अंतर क्या है, और मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के संबंध को भी समझा। तो बच्चों, आज के विषय से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी अब चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, आप अपने होमवर्क के रूप में इन प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले तो मानव पूंजी का अर्थ समझाइए। इसमें आप बताएंगे जब जनसंख्या को तकनीकी और शिक्षा के माध्यम से कुशल और योग्य बना दिया जाए तो वह मानव पूंजी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी परिभाषाएं समझाई हैं, अब मानव पूंजी का अर्थ समझाएंगे। मानव पूंजी के विभिन्न स्रोत बताएंगे, जैसे शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य पर निवेश, सूचना एवं संचार पर निवेश, प्रवसन पर निवेश। इनके माध्यम से मानव पूंजी का निर्माण होता है। मानव पूंजी एवं भौतिक पूंजी का अंतर समझाएंगे। मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होगा, आप इसे भी समझाएंगे। इसके लिए बच्चों आप कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझाएंगे और ये आंकड़े आप याद करेंगे। जैसे आप 1951 और उसके बाद 2016 वाले आंकड़े ले सकते हैं, जिससे आप तुलना करके दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ी है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, मानव पूंजी में भी विकास हुआ है। यह कह सकते हैं जैसे जैसे मानव पूंजी में विकास हुआ
हुआ है, आर्थिक समृद्धि में भी विकास हुआ है। तो इस तरह आप विभिन्न आंकड़े लेकर इस प्रश्न को करेंगे कि मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम मानव पूंजी और मानव विकास को समझेंगे। उसके साथ ही शिक्षा कैसे मानव पूंजी में निर्माण में सहायक है और शिक्षा पर सरकार ने अभी तक क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे।